हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। आज की वीडियो में हम यूपीएचएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम 2025 में हुआ था, उसे सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन जनरल पेपर से आते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहता है एंड रिमेनिंग 70 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। हम लोगों के केस में सिंस हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो हम देखते हैं जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, वो किस तरीके से आया था एंड जो अभी इसका री एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों बाद सिंस ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसल हो गया था। तो उसके लिए हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है या फिर क्या एक्सपेक्ट करना है पेपर में कि किस तरीके का पैटर्न हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें से ये कह रहे हैं कि मतलब जो हमें नीचे ना कई फीचर्स दिए हुए हैं लिबरल डेमोक्रेसी के एंड इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन-सा फीचर नहीं है। एक-एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं एंड फिर देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। एंड अगर देखो हम लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडिविजुअल फ्रीडम हो गए या पॉलिटिकल राइट्स हो गए, रूल ऑफ लॉ या फेयर इलेक्शंस, इन सब प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो सही है या कौन-सा ऑप्शन जो है वो गलत है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो है वो गलत ऑप्शन को चुनना है जो फीचर नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली कोर फीचर है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी का, जो हमारी सिविल लिबर्टीज़ को इंश्योर करता है। ये तो अब मतलब ये तो सही है ना? राइट टू ऑर्गेनाइज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, ये भी लिबरल डेमोक्रेसी का फीचर है एंड ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल प्लूरलिज़्म को, तो ये भी सही है हमारा। अब देखो जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि सेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग। तो सेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग जो है, वो लिबरल डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। इसको टिपिकली अगर हमें एसोसिएट करना हो, तो सोशलिज़्म से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं या ऑथोरिटेरियन सिस्टम से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी ये प्रेफ़र नहीं करती है, इंस्टेड लिबरल डेमोक्रेसी प्रेफ़र करती है मार्केट ओरिएंटेड होना या फिर डिसेंट्रलाइज़्ड अप्रोच को, है ना? तो सेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग जो है, वो लिबरल डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। बेसिकली हमें आंसर मिल चुका है अपना, बट हम फिर भी आगे देख लेते हैं। डी में लिखा है कि इलेक्शंस अंडर न्यूट्रल एजेंसी, तो ये भी एकदम सही है। लिबरल डेमोक्रेसी बेसिकली ये इंश्योर करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसमें हमें नॉट अ फीचर बोलना था, तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है बेसिकली ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स आर्ग्यू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी बी रिमूव फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें से कौन सा स्कूल है जो आर्ग्यू करता है कि सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉलिटिकल थ्योरी से हटा देना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे वन बाय वन ऑप्शंस देखें, देखो प्लूरलिज्म दिया हुआ है, आइडियलिज्म दिया हुआ है, फासिज्म है एंड मार्क्सिज्म है हमारे पास। तो अगर आपको ये पता हो कि जो प्लूरलिस्ट थिंकर हैं जैसे लास्की हो गए, मेटलैंड हो गए, इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है सोवरेनिटी का, जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो उसको। एंड ये लोग आर्ग्यू करते थे कि जो पावर होती है ना सोसाइटी में, वो एक किसी सिंगल जगह पे या किसी सिंगल अथॉरिटी या स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि मल्टीपल एसोसिएशंस पे या मल्टीपल ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो देखो प्लूरलिज़्म क्या है, सोवरेनिटी बेसिकली क्या कहता है कि अगर जैसे हम हॉब्स लॉ वाले उसमें देख लें, है ना? तो सोवरेन में क्या था कि एक वो पर्टिकुलर पर्सन होगा जो पावरफुल होगा एंड यहीं पे जो हमारा प्लूरलिज़्म है वो एकदम इसके सख्त अगेंस्ट है ना? इस चीज़ के ये बिलीव करता है कि मल्टीपल लोगों के पास पावर होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज़्ड होनी चाहिए बेसिकली पावर। तो इसलिए हमारा जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है प्लूरलिज़्म, ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही प्लूरलिज़्म ने ही आर्ग्यू किया था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी है इसको पॉलिटिकल थ्योरी से हटा देना चाहिए एंड या फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर हम अब नेक्स्ट देखें, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है, उसमें बेसिकली हमसे कहा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स नीचे दिए गए हैं, जिसमें से हमें चुनना है कि कौन-सा फीचर नहीं है, ठीक है?
तो अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो इसमें लिखा है कि नो डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली फीचर है, तो ये तो हमारा सही है ना? दूसरा अगर देखो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें ना हम, तो होता क्या है कि वहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। एंड एग्जीक्यूटिव का भी क्या है फिक्स्ड टेन्योर होता है। जैसे देखो फिक्स्ड टेन्योर यहाँ लिखा ही हुआ है ना? एंड सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे दिया ही है जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होगा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। एंड हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो भी सेम पर्सन होता है। तो जैसे ये भी देखिए कि नो डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम यूएस का उदाहरण ले लें तो आपको समझ आ जाएगा कि यूएस प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट भी है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। एंड वहीं पे अगर आप ये चीज़ें देखो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया है लिमिटेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर जो है हमारी वो वीक है या लिमिटेड है। लेजिस्लेचर के पास भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पावर्स होती है, वो लॉ बना सकते हैं, बजट अप्रूवल, है ना? इस टाइप की पावर्स उनके पास होती हैं। तो यहाँ पे ये कहना कि इनके पास लिमिटेड पावर है लेजिस्लेचर के पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये गलत हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हमें करना क्या था कि नॉट अ फीचर ही देखना था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो सही आंसर हो जाएगा। सी जो है एक फीचर नहीं है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि विच थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन। हमें यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं और कहा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी थ्योरी है जो हाई प्रायोरिटी देती है सिटीजन्स के पॉलिटिकल राइट्स को। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे साफ साफ पहले ही दिया है लिबरल थ्योरी, है ना? और हमारे जो लिबरल थ्योरी है बेसिकली काफ़ी एम्फसाइज करती है पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन के इंश्योर करने के लिए। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू वोट या फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, है ना? या फिर अगर सिविल लिबर्टीज़ की बात हो गई तो इन सब की बात जो है हमारी लिबरल थ्योरी के अंदर होती है। एंड बेसिकली ये क्या है कि इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम जो है ना किसी पर्सन के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो हो वो लिमिटेड हो एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो इन सब चीज़ों के लिए, है ना? तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा लिबरल थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए। बट अगर हम देखो दूसरी चीज़ें देखें तो एलीट थ्योरी जो है बेसिकली ये यहाँ पे ये दिखाता है कि एलीट के रोल्स को बेसिकली उनके रोल्स के बारे में बात करता है ये। प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो एम्फसाइज़ करेगा कि ग्रुप कॉम्पिटिशन एंड ऑल। एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सब पे बात करेगी। तो लिबरल डेमोक्रेसी की जो बेसिकली थ्योरी है अ, हाँ, तो लिबरल डेमोक्रेसी की जो बेसिकली हमारी थ्योरी है, वो काफ़ी प्रायोरिटी देती है पॉलिटिकल राइट्स को सिटीज़न के। तो इसलिए हमारा लिबरल थ्योरी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली यहाँ पे थ्योरी दी है, इनके प्रोपोनेंट दिए हैं और हमें मैच करना है कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है? तो अगर हम वन बाय वन देखते हैं चलो। तो अगर मैं रियलिज़्म की बात करूँ, तो रियलिज़्म यहाँ पे हमारा रिलेटेड है नेबर से, है ना? ये क्लासिक रियलिस्ट थिंकर हैं जिन्होंने एम्फसाइज़ किया है पावर एंड मोरालिटी पे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, है ना? अब उसके बाद हम न्यू रियलिज़्म देखते हैं। तो न्यू रियलिज़्म जो हमारे हैं ये फ़रीद ज़कारिया से रिलेटेड है। एंड फ़रीद ज़कारिया जो हैं बेसिकली वो एसोसिएटेड हैं स्ट्रक्चरल या सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ पावर, है ना? ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ पावर है, फ़रीद ज़कारिया हमारे उनसे रिलेटेड हैं। अब तीसरा ऑप्शन है हमारे पास लिबरलिज्म का। एंड लिबरलिज्म हमारे जो हैं बेसिकली उससे एसोसिएटेड हैं अ, या जोसेफ नाई। एंड इनके आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे जैसे सॉफ्ट पावर हो गया एंड लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म हो गया, है ना? एंड ऑप्शन डी हमारे पास बचा है नियो लिबरलिज्म और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचा है क्रॉसनेर का। तो हम इसको इनसे कनेक्ट कर देंगे। बेसिकली ये क्रास्नर जो हैं ये लिंक्ड हैं रिजीम थ्योरी से एंड नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म से। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ए का सेकंड हाँ, तो आई थिंक ये पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही है।
अ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 36 जो है हमारा, ये कह रहा है कि नेशनलिज्म इज़ अ वे ऑफ कॉर्पोरेट थिंकिंग, कॉर्पोरेट फीलिंग, कॉर्पोरेट लिविंग। अब ये किसने ये डेफिनेशन दी है? तो ये जो डेफिनेशन है कि नेशनलिज्म एक वे ऑफ कॉर्पोरेट थिंकिंग है, कॉर्पोरेट फीलिंग है एंड कॉर्पोरेट लिविंग है, ये हमारी जो दी है, ये अल्फ्रेड ज़िमरन ने दी है, जो हमारा बी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ज़िमरन ने बेसिकली ये दी है एंड ये जो है नेशनलिज़्म को एज़ अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखते थे, जहाँ पे क्या है कि अलग-अलग इंडिविजुअल एक कॉमन आइडियाज़ को, इमोशंस को एंड वेज़ ऑफ लाइफ़ को शेयर करेंगे एज़ अ पार्ट ऑफ नेशन। तो ये जो पर्टिकुलर डेफ़िनेशन है, जो हमें ज़िमरन ने दी है, ये एम्फसाइज़ करता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल यूनिटी को लोगों की। रादर दैन लाइक पॉलिटिकल या टेरिटोरियल एस्पेक्ट के बारे में बात करना। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारी दी है अल्फ्रेड ज़िमरन ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। किसने डिफाइन किया नेशन को एज अ कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट व्हिच वुड एडिक्वेटली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ इट्स ओन? तो यहाँ पे हमें अलग-अलग ऑप्शंस दिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय हैं, गिडन्स हैं, तिलक हैं, वेबर हैं। तो अगर हम देखेंगे कि जो नेशन की डेफिनेशन है एज़ अ एज़ अ कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट व्हिच वुड एडेक्वेटली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ इट्स ओन, जो हमें यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो है हमें मैक्स वेबर जो हैं, ये डेफिनेशन हमें वेबर ने दी है। अब यहाँ पे वेबर जो हैं वो एम्फसाइज़ करते थे कि जो नेशन है ना वो केवल ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पे ही डिपेंड नहीं करता है एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पे ही बेस्ड नहीं होता है, जैसे टेरिटरी हो गया या लैंग्वेज हो गया। बट ना ये एक शेयर्ड फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है एंड शेयर्ड फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी होती है लोगों के बीच में। एंड जो ये कलेक्टिव सेंटिमेंट्स है ना, ये बेसिकली लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उसको डिराइव करेगा कि वो एक पॉलिटिकल स्टेट बनाएँ खुद का या फिर उसको सस्टेन करें, है ना? तो इनके हिसाब से जो नेशनलिज़्म है वो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्ड्स जो हैं उनमें रूटेड होता है। तो हम जो ये डेफिनेशन है कि नेशन एज़ अ कम्युनिटी ऑफ सेंटिमेंट्स व्हिच वुड एडेक्वेटली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ इट्स ओन, ये हमारी वेबर ने दी है। डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पे हमें थिंकर्स दिए हैं एंड बुक दी है एंड हमें मैच करना है कि कौन-सा थिंकर किसके साथ एसोसिएट हो रहा है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है एंड या तो डिस्कोर्सेस जो हैं बेसिकली वो हमारी कनेक्टेड है मैकियावेली से एंड डी कॉर्पोरे पॉलिटिको जो है वो हमारी कनेक्टेड है हॉब्स से। इसमें जो हॉब्स है बेसिकली अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड स्टेट थ्योरी इन सब के बारे में बात करते हैं एंड जो डिस्कोर्स हैं वो डिस्कोर्सेस हैं जो मैकियावेली का काफ़ी मेजर काम है पॉलिटिकल रियलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म में। एंड हमारा लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन जो है वेरी इजी, ये जॉन लॉक से एसोसिएटेड है एंड इसमें वो टॉलरेशन एंड लिबरलिज्म इन सब के बारे में बात करते हैं। एमएलए जो है एमिली वो रूसो से कनेक्टेड है ना? क्लासिकल वर्क है रूसो का ये एजुकेशन में एंड या तो अगर हम ये मैच करें तो इसके हिसाब से आई गेस पहले का दूसरा हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो असर्शन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है। हमें असर्शन दिया है, नीचे रीज़न दिया है एंड उसके बेसिस में हमें आंसर करना है। तो वन बाय वन देखते हैं। तो असर्शन हमारा कह रहा है कि स्वदेशी, बॉयकॉट, स्ट्राइक कॉन्स्टिट्यूटेड कोर तिलक्स आइडियोलॉजी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट्स। सो स्वदेशी है एंड बॉयकॉट है एंड स्ट्राइक, ये सब जो है तिलक की आइडियोलॉजी रही हैं ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो अगर हम असर्शन देखें तो असर्शन जो है वो एकदम सही है। ये सब चीज़ें जो है नेशनल मूवमेंट के टाइम पे तिलक ने काफ़ी एम्फसाइज़ किया था स्वदेशी पे, बॉयकॉट पे या पैसिव रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सब पे तिलक ने एम्फसाइज़ किया है एंड स्ट्राइक्स वगैरह पे, है ना? तो वो बेसिकली चाहते थे कि जो हमारी जनरल कॉमन मासेस हैं, वो मोबिलाइज़ हो जाएँ ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट। तो ये सब जो बेसिकली मेथड्स थे काफ़ी
सेंट्रल रोल इन्होंने निभाया है जो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का उसमें। तो पहला जो हमारा असर्शन है वो एकदम ठीक है, तो हमारा ए जो है वो एकदम ठीक है। अब हम देख लेते हैं रीज़न क्या दिया है इसमें। These ideas were later adopted by Ambedkar to pursue his goal of social justice. तो ये जो आइडिया हैं वो बाद में अंबेडकर हैं जो उन्होंने अडॉप्ट किए अपना सोशल जस्टिस के गोल को पाने के लिए। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अ, सॉरी ये रहा हमारा ये। तो ये जो है स्टेटमेंट एकदम गलत है। अंबेडकर ने कभी भी इन आइडियाज़ को अडॉप्ट नहीं किया अपनी एज़ अ कोर स्ट्रैटेजी एंड बल्कि उन देखा जाए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को यूज़ किया या फिर जो लीगल सेफगार्ड्स थे उनको यूज़ किया, रिप्रेजेंटेशन या सोशल रिफॉर्म्स जैसी चीज़ों पे उन्होंने बात की, सोशल जस्टिस या इक्वालिटी को पाने के लिए। तो जो रीज़न है वो एकदम गलत है हमारा। तो रीज़न जो है हमारा वो एकदम गलत है। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली हमारा सी हो जाएगा कि असर्शन हमारा सही है एंड रीज़न हमारा गलत है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बट ये असर्शन एंड रीज़न नहीं है। यहाँ पे हमें रिलेशन नहीं देखना है, बस हमें ये देखना है कि कौन-सा स्टेटमेंट सही है, कौन-सा गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि जो अंबेडकर हैं, उन्होंने नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स पे बिलीव किया। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। अंबेडकर ने इनफैक्ट रिजेक्ट किया है नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स को एंड वो आर्ग्यू करते थे कि राइट्स ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पहले से ही कहीं से आप आनुवांशिक तौर पे लेके आओगे, आपको नेचुरली मिल जाएँगे। राइट्स को क्या करना चाहिए कि राइट्स मस्ट बी क्रिएटेड एंड गारंटीड होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का वो गारंटी दे कि आपको राइट्स मिलेंगे प्लस उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बिना लीगल बैकिंग के मतलब राइट्स होना ना होना एक ही चीज़ है। तो नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स को पे अंबेडकर जो है वो बिलीव नहीं करते थे। स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम गलत है। अब हमारा जो है सेकंड स्टेटमेंट है ही वांटेड टू एम्फसाइज डिसॉल्युबिलिटी ऑफ राइट्स। तो स्टेटमेंट अगर हम सेकंड देखें, तो हाँ, ये एकदम सही है। अंबेडकर ने एम्फसाइज़ किया था कि जो बेसिकली हम मान लो कि जैसे पॉलिटिकल राइट है, वो केवल अकेले में ना इनसफिशिएंट है जब तक उसको सोशल या इकोनॉमिक इक्वालिटी ना मिले, है ना? या सोशल या इकोनॉमिक राइट्स ना मिले। तो उन्होंने बेसिकली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई थी ताकि वो जस्टिस को अचीव कर सकें। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ राइट्स को उन्होंने कहा था कि वो इंडिविजिबिलिटी ऑफ राइट्स पे बिलीव करते हैं। तो ये एकदम सही है एंड हमारा जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारा फॉल्स है एंड हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। एंड अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया है हुआ है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जॉन लॉक का। ओके, सो हमको इसे सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले क्या चीज़ आया था। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या था कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है आई थिंक वो हाँ, तो हॉब्स की थ्योरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेचुरल राइट है ना? नेचुरल राइट में अगर हम बात करें तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 चीज़ों की बात आती है जो कि स्टेट ऑफ नेचर से भी पहले एग्ज़िस्ट करते हैं। अब इन सब राइट्स जो हैं इन्हें आप कहाँ पे एक्सरसाइज़ करोगे? तो ये हमारा स्टेट ऑफ नेचर में, है ना? स्टेट ऑफ नेचर में हम इन सब चीज़ों को एक्सरसाइज़ करेंगे जहाँ पे इंडिविजुअल क्या है, फ्री हैं, इक्वल हैं, बट ना वहाँ पे अब क्या होगा कि थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी है उन्हें क्योंकि कोई इम्पार्शियल अथॉरिटी नहीं है चीज़ों को जज करने के लिए, है ना? अब इन जो राइट हमें मिले हैं, है ना? अब इनको इंश्योर करने के लिए, इनको सिक्योर करने के लिए अब लोग करेंगे क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएँगे, है ना? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएँगे एंड एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बना लेंगे एंड जब ये बन जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा हमारा सिविल सोसाइटी बन जाएगी। एंड हाँ, और इस सिविल सोसाइटी का काम क्या होगा? हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना। तो बेसिकली ये जो है एक लॉजिकल अ सीक्वेंस है हमारे हॉब्स की थ्योरी का, सॉरी लॉक की थ्योरी का एंड अगर हम इसको ऑप्शंस में देखें, तो ये हमारा दिया हुआ है नेचुरल राइट, स्टेट ऑफ नेचर या ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर से यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो ओके, हमें यहाँ पे बेसिकली इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड हमें इनकरेक्ट देखना है कि कहाँ पे इनकरेक्ट चीज़ से उसको मैच करा हुआ है। बेसिकली जो थिंकर है, उसके सामने जो भी कॉन्सेप्ट लिखा है, अगर वो गलत है तो हमें वो आइडेंटिफ़ाई करना है। तो वन बाय वन चलो देखते हैं कि क्या है। सो हमारा ऑप्शन 1 है पावर एलीट, जिसको इन्होंने CW मिल्स से मैच करा हुआ है, जो कि एकदम ठीक है। तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे छोटा-सा टिक कर लेंगे। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है रॉबर्ट मिशेल्स, यहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट जो है पेरेटो, हाँ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि डी क्या है हमारा। जो कल्चरल इंडस्ट्री का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन है, वो इन्होंने मॉस्का से एसोसिएट करा हुआ है, जबकि मॉस्का ने ये आइडिया नहीं दिया है ना? तो यहाँ पे मॉस्का ना ना होके कल्चरल इंडस्ट्री जो है बेसिकली वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर्स से आता है। तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो हमारे थिंकर्स हैं एंड स्पेसिफिकली बोलें तो एडर्नो या हॉर्खाइमर हो गए, तो ये सब इससे एसोसिएटेड हैं एंड इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ना कि मॉस्का ने। अगर मॉस्का की बात करेंगे ना, तो हम इन्होंने रूलिंग क्लास का बेसिकली बात की है एलीट थ्योरी में, है ना? तो ये जो कल्चरल इंडस्ट्री है, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर्स से एसोसिएटेड है, ना कि मॉस्का से। मॉस्का ने रूलिंग क्लास की बात की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसलिए हमारा डी जो है वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारा एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है और हमें यहाँ मैच करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर से रिलेटेड है। तो वन बाय वन यहाँ पे भी देखते हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट जो है वो इजी है, हमारा कार्ल मार्क्स, है ना? तो ये काफ़ी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी का, जहाँ पे मार्क्स जो है बेसिकली एक जो ट्रांजिशन वाला फेज था ना रेवोल्यूशन के बाद, उसको रेफर कर रहे हैं। एंड कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमारा लेनिन से रिलेटेड है। लेनिन बेसिकली एम्फसाइज करते थे कि वेनगार्ड पार्टी होगी जो रेवोल्यूशन को लीड करेगी, तो दैट इज़ वाई ये रिलेटेड है। हेजमनी जो है वेरी इजी, ग्रामशी से रिलेटेड है। एंड ग्रामशी ने बेसिकली ये आइडिया ऑफ कल्चरल हेजेमनी को डेवलप किया था एंड एक्सप्लेन किया था कि कैसे डोमिनेशन बेसिकली वर्क करती है कंसेंट के थ्रू। एंड हमारा न्यू वर्किंग क्लास जो है वो देखो लास्ट बचा भी है, ये टॉम बॉटमोर इनसे एसोसिएटेड है और इन्होंने एनालाइज किया है कि किस तरीके से जो चेंजेस मॉडर्न वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर में आते हैं उनको। तो अगर हम मैच करें और देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन एम्स ऑफ बिहेवियरलिज्म अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। तो हमें दो स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें देखना है कि कौन से जो मेन एम्स हैं बिहेवियरलिज्म के डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग। सो बिहेवियरलिज्म के जो मेन एम्स हैं डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग वन बाय वन हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि द बिहेवियरल स्टडीज एम एट द वेरिफिकेशन यूज ऑफ टेक्निक एंड मॉडल बिल्डिंग ओनली। अब देखो, जब भी ना ये ओनली इस टाइप के शब्द लग जाते हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा रिजिड बना देते हैं सेंटेंस को, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि ये जो है बेसिकली गलत हो सकता है, क्योंकि ओनली लगाने से आप थोड़ा सा उसमें लिमिटेशंस डाल दे रहे हो। तो जो पहला स्टेटमेंट है बेसिकली वो गलत है, क्योंकि देखो जो डेविड ईस्टन का बिहेवियरलिज्म है ना, वो केवल लिमिटेड नहीं है जो भी इन्होंने कहा है, देखो वेरिफिकेशन या फिर टेक्निक या मॉडल बिल्डिंग, इन सब से, है ना? एक बिहेवियरलिज्म जो है वो थोड़ा-सा ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो साइंटिफिक ओरिएंटेशन को भी इंक्लूड करता है अपने, वैल्यू न्यूट्रैलिटी की बात करता है, सिस्टमाइज़ेशन की भी बात करता है या फिर जनरलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करेगा। तो अब यहाँ पे इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट कर देना कि ओनली इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड है, ये सही नहीं होगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि द क्वांटिफिकेशन, सिस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन, रेगुलरिटीज़ आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरल स्टडी। हाँ, यहाँ पे जो डेविड ईस्टन हैं, इन्होंने बेसिकली आइडेंटिफाई किए थे की फीचर्स बिहेवियरलिज्म के, और वो की फीचर्स फीचर्स क्या थे? क्वांटिफिकेशन, सिस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड सर्च फॉर रेगुलरिटीज़, है ना?
तो ये सारे जो एलिमेंट हैं बेसिकली ये क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा और ज़्यादा साइंटिफिक या फिर और ज़्यादा एम्पिरिकल बनाते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो 100% सही है। तो अगर यहाँ पे हम इसमें से बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है ओनली 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन सॉरी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, उसमें दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was also studied by Armand and Verba to evolve the idea of civic culture. Okay, so Armand and Verba जो थे इन्होंने civic culture का आइडिया क्या था, इवॉल्व किया था। बट इसमें इन्होंने करा क्या था कि ना डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी किया था, पर्टिकुलरली 5 कंट्रीज को इन्होंने स्टडी किया था ये अपने आइडिया ऑफ सिविल कल्चर को डेवलप करने के लिए। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी। एक तो देखो यूएसए था, यूके था, जर्मनी थी, एंड इटली, एंड हमारा हो गया मैक्सिको, है ना। तो देखो यहाँ पे मैक्सिको दिया हुआ है। तो बेसिकली जो हमारे आमंड एंड वर्बा हैं उन्होंने सिविक कल्चर का आइडिया देने के लिए इन 5 कंट्रीज़ को स्टडी किया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिको जो है वो मैक्सिको ही ऐसी कंट्री है जो उन्होंने ऐड किया था, बाकी सारी कंट्रीज़ जो ऑप्शन में दी हैं वो एसोसिएटेड नहीं हैं। एंड बेसिकली आमंड एंड वर्बा ने आइडेंटिफाई किया था पॉलिटिकल एक बैलेंस्ड पॉलिटिकल कल्चर को जो पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट एंड पैरोकियल ओरिएंटेशन से मिला जुला हो, है ना, सब मिलके बना हो। एंड उसको फिर उन्होंने क्या कहा, सिविक कल्चर कहा, एंड जो कि बहुत ही एसेंशियल है हमारे स्टेबल डेमोक्रेसी के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिको हमारा राइट आंसर है इसका। फिर से हमारे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बट हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब कौन सा गलत है, और उसको आइडेंटिफाई करना है हमें। तो यहाँ पे भी वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। ऑर्थो बेंटले जो है इन्होंने मैच किया हुआ है द प्रोसेस ऑफ कमेंट। ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है एकदम, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप थ्योरी भी कहते हैं इसे, ठीक है। चार्ल्स मरियम जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स से एसोसिएट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। बिहेवियरिज्म के वन ऑफ द मेन थिंकर हैं ये, एंड तो ये भी ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डेविड ईस्टर्न को इन्होंने यहाँ पे जो है वो मैच किया हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन से, ये गलत है। यहाँ पे बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है हमारा वो थॉमस एस कून से एसोसिएटेड है, ना कि डेविड ईस्टर्न से। एंड ईस्टर्न को हम जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया या सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इन सब से एसोसिएट करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब हम डी भी देख ले रहे हैं एक बार। ग्राहम बलास जो है हमारा वो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, एकदम सही है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये इनकरेक्टली मैच्ड है। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, तो इन्होंने कहा है कि ऑर्गेन्स्की के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेजेस हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी स्टेजेस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हैं। बेसिकली ओके, ये सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकली हमें उनको लगाना है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। देखो सबसे पहले जो है वो हमारा आएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है हमारा फर्स्ट नंबर होना चाहिए। फिर हमारा आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इंटीग्रेशन सबसे पहले इसलिए आएगा क्योंकि हम नेशनल यूनिटी या फिर पॉलिटिकल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा हमारा किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेज में, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया या किस तरीके से हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इन सब की बातें करेंगे। फिर तीसरा जो है हमारा वो नेशनल वेलफेयर हो जाएगा, जिसमें हम रीडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे या सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे। एंड फिर हमारा जो चौथा है वो अपेंडेंस हो जाएगा, जहाँ पे हम हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी या मास कंजम्पशन इन सब चीज़ों की बात करेंगे। एंड ऑर्गेन्स्की का जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसके थ्रू बेसिकली ये कहना चाहते थे कि हर सोसाइटी जो है इन स्टेजेस के थ्रू जाती है। तो यही इसका जो सीक्वेंस है हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1 2 4 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। अब इसको अगर हमें याद करना हो, आई
INA, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि 48 है इसका इंग्लिश वर्जन। हाँ, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, पर मैं इसको ऊपर कर लूँ। ओके, करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग टू आमंड, और हमें बताना है कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो किसी सिस्टम में देखो आमंड के अकॉर्डिंग क्या कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। हाँ, ये एकदम सही है। कोई भी सिस्टम जो है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवनेस से कहने का मतलब इनका ये है कि जो जो भी ऑल इंटरेक्शन जो भी होंगे पॉलिटिकल सोसाइटी में उन सब से। एंड इंटरडिपेंडेंस जो है सिस्टम में, हाँ, डिफरेंट पार्ट जो होते हैं सिस्टम के बेसिकली वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, और इसका मतलब यह है कि एक अगर मान लो कि आप पार्ट में चेंज करोगे तो वो उसका असर औरों में भी देखने को मिलेगा, तो ये भी है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज जो हैं हर पॉलिटिकल सिस्टम की क्या होती हैं कि डिफाइंड लिमिट्स होती हैं, तो ये भी ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो हैं, इसको जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली जो है ना, इसको हम कोर डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते सिस्टम्स का, आमंड के अकॉर्डिंग। तो ये कोर तो नहीं है, कोर करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कहा गया है कि कौन कौन से हैं, तो हमारे हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बुक्स दी हैं हमें उनको मैच करना है। तो वन बाय वन देखते हैं। जो सबसे पहले हमें बुक दी है न्यू रियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, तो ये जो है हमारी कोहेन से रिलेटेड है। एंड बेसिकली इसमें कोहेन जो है वो एग्जामाइन करते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म को, और एक इसके थ्रू फिर एक डिबेट ओपन होता है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के साथ। एंड रूट्स ऑफ रियलिज्म जो है हमारी रिलेटेड है फ्रैंकल से, जो हमारे चौथे नंबर पे दिया हुआ है। एंड इसमें जो है फ्रैंकल बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं इंटेलेक्चुअल ओरिजिन्स को या एवोल्यूशन को रियलिस्ट थॉट का इंटरनेशनल रिलेशन में। मैन, द स्टेट एंड वॉर, ये जो है हमारी के एन वॉल्स से रिलेटेड है। इसमें 3 लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करी जाती है, इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल सिस्टम पे। अगेन देन लास्ट जो है हमारा अर्थशास्त्र कौटिल्य से एसोसिएटेड है, वेरी इजी, और इसमें स्टेट क्राफ्ट की बात होती है, डिप्लोमेसी की बात होती है एंड गवर्नेंस की बात होती है क्लासिकल इंडिया में। तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें इन्होंने कहा है कि किसने फेडरलिज्म को डिफाइन किया था एज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल एंड शेयर्ड रूल। तो अलग अलग हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बट जो भी हमें ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमारे डैनियल एल्जार जो हैं वो राइट आंसर होंगे। ये फ्लेजार नहीं, आई थिंक एल्जार होगा, या तो डैनियल एल्जार जो हैं उन्होंने डिफाइन किया है फेडरलिज्म को एज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल एंड शेयर्ड रूल। अब इनको इसका मतलब कहना क्या चाहते थे वो इसके थ्रू, कि इनका कहने का मतलब था कि फेडरल सिस्टम जो है उसमें क्या है कि वो अलग अलग यूनिट्स जो है ना वो ऑटोनॉमी इंजॉय करती हैं, है ना, अपने अपने स्फेयर में। और कई बार क्या होता है कि वो सेंट्रल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो मतलब शेयर्ड चीज़ें हो गई। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि एक बैलेंस बन रहा है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बीच में। तो इसी चीज़ को देखो उन्होंने कहा था कि सेल्फ रूल है एंड शेयर्ड रूल है। ठीक है, डेनियल एल्जार ने ये कहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरिस्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अलग अलग थ्योरिस्ट हमें नीचे दिए हैं और कहा है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्योरिस्ट कौन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ल्यूसन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्योरिस्ट हैं। ला पालम्बोरा जो हैं हमारे वो भी थ्योरिस्ट हैं। कोलमैन भी थ्योरिस्ट हैं। कौन नहीं है अगर बात करें, एरन लिस्फर्ड, ये हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्योरिस्ट नहीं हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी जो है उससे एसोसिएटेड हैं, जहाँ पे कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली ये है कि जो पावर शेयरिंग होगी वो प्लूरल सोसाइटीज़
में होगी, है ना? तो इनको हम कोर थ्योरीज नहीं कह सकते पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, तो इसलिए ये हमारे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम्स इन ऑर्डर। ओके, तो हमें आर्टिकल 19 में जो जो फ्रीडम मिली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें हमें अरेंज करना है, जो भी हमें दिए हैं। हालांकि हमारे पास और ज़्यादा फ्रीडम है, बट इसमें 4 दिए हैं, तो हमें उसी के हिसाब से इसको अरेंज करना है, ठीक है? तो इनमें से अगर हम देखें, ओके, तो हमारे पास सबसे पहला नंबर जो होना चाहिए, वो होना चाहिए राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये रहा, है ना? तो ओके, तो मतलब इस तरीके से कुछ होना चाहिए कि यहाँ मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है? एंड जब ये हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हमारे पास होना चाहिए राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, है ना? तो 2, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए राइट टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, 3, एंड देन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 53 देखें जब क्वेश्चन नंबर, तो उसमें लिखा है कि फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम्स आर। ओके, तो इंडियन फेडरल सिस्टम के फीचर्स को बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से हैं, जो भी वो हैं उन्हें हमें यहाँ पे इनके जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से चूज़ करना है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर जो है हमारा, बेसिकली वो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, है ना? तो ये फीचर है हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम का, ओके। एंड अगर हम दूसरी बात देखें, जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है इंडिया में, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पे, है ना? तो ये तो नहीं है। अब देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, तो हाँ, ये है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए और सेंटर स्टेट के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। एंड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ है, लेकिन ये हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं है। ये हमारे एग्जीक्यूटिव का सिस्टम जो है हमारा, उसका फीचर है ना? ये फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, तो ये भी राइट नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हाँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फीचर है, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर डिफाइन करता है कि क्या क्या पावर्स किसके पास हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, 1 3 5, 1 3 5 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एंड ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें इंडियन प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में बात करी गई है कि इंडियन प्रेसिडेंट्स के पास जो है कौन कौन सी वीटो पावर होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, जिसमें से 3 उनके पास हैं और 1 नहीं है। तो चलो देखते हैं कि कौन सी हैं और कौन सी नहीं है उनके पास, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे इंडियन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके पास पॉकेट वीटो की पावर होती है। एंड इसमें क्या है कि वो किसी भी एक्शन को काफ़ी, मतलब लाइक अनगिनत टाइम तक वो क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं बिना किसी मतलब अपना असेंट दिए या फिर बिना उसको रिजेक्ट किए, है ना? तो ये है। एब्सोल्यूट वीटो भी है, और यहाँ पे देखो, अपना असेंट देने के लिए प्रेसिडेंट जो है मना कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, बिल जो है लैप्स हो जाएगा। एंड सस्पेंसिव वीटो जो है वो भी है हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, बस वो मनी बिल ना हो, है ना? रिकंसिडरेशन के लिए वो रिटर्न कर सकते हैं। अब बट यहाँ पे अगर हम क्वालिफाइड वीटो की बात करेंगे, तो क्वालिफाइड वीटो जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ये हमारा यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनके पास है। तो इंडियन प्रेसिडेंट्स के पास 1 2 3 ही है, और बाकी जो है क्वालिफाइड वीटो नहीं है। सो डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब हमें यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, जिनको हमें क्रोनोलॉजी के बेसिस पे लगाना है। तो हम करते क्या हैं कि इनका जो ईयर है वो सामने सामने लिखते रहते हैं। केशवानंद भारती केस जो है वेरी फेमस, इसका जो ईयर है 1973 है। गोलकनाथ केस जो है हमारा 1967 है। मिनर्वा मिल्स जो है हमारा वो 1980 है। एंड सज्जन सिंह जो है वो 19
65 है। तो देखो 4, 2, 1 एंड 3, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो इसमें क्या है कि ओके, हमें बजट प्रोसेस के बारे में बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। एंड यहाँ पे आई थिंक कुछ उसमें अब क्वेश्चन में वो है, बट ये बेसिकली आई थिंक ये बजट का जो प्रोसेस है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो हमें चूज़ करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। बजटरी प्रोसेस passes through certain stages in parliament. True. It begins with presentation of budget in the house. सही है ये भी। Budget is passed after general discussion on its provision. ये भी सही है। Appropriation bill is part of general budget. ठीक है। Finance bill is part of फाइनेंस बिल इज बिल ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इनका जो इन्होंने ऑप्शंस को जो स्ट्रक्चर किया है उसमें कुछ गलती है। बेसिकली सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल 5 जो हैं वो सही हैं। आई थिंक ये ड्रॉप हो गया होगा मेन एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है ये थोड़ा-सा ऑप्शन के स्ट्रक्चर में इन्होंने गलती कर रखी है एंड सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ओके। यहाँ पे भी इस पेपर में आई थिंक क्वेश्चन लिखने में वो है, बट ये इसमें से हमें करना क्या है कि ओके, हमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं एंड कौन सा स्टेटमेंट सही है वो चुनना है हमें। ठीक है। तो देखो, प्लानिंग वाज ओरिजिनली द आइडिया ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। वन बाय वन हम देखते हैं तो ये गलत है ना। सोवियत मॉडल से बेसिकली ये चीज़ आई है। इंडिया अडॉप्टेड इट फ्रॉम सोवियत यूनियन। हाँ, ठीक है। इंडिया ने जो अपना जो प्लानिंग वाला जो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है वो सोवियत यूनियन जो था उन्हीं से हमने लिया था 5 ईयर प्लान वाला, तो ये ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वाज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड 15 5 ईयर प्लान्स सो फार। 15 नहीं करे हैं, हमने केवल 12 करे हैं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। एंड ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा, प्रेज़ेंटली नीति आयोग इज़ द मेनस्टे ओके ऑफ प्लानिंग इन द कंट्री। हाँ, तो नीति आयोग ही बेसिकली देखा जाए तो की पॉलिसी थिंक टैंक है अभी हमारा इस टाइम पे। तो हमारा क्या-क्या सही है? 2 सही है, तीसरा सही है और हमारा 5वां सही है। 2, 3, 5 है ना? 2, 3, 5 जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि हमें इन्होंने अरेंज द फॉलोइंग डीपीएसपी इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर हम देखें एक-एक करके इनकी बात करें तो इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड जो है फ्री, वो हमारा 39 ए के अंदर आता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हमारा उसके बाद आएगा आर्टिकल 40 में। फिर अगर हम देखें तो उसके बाद आएगा आर्टिकल 43 के अंदर लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। एंड देन हमारा लास्ट में आ जाएगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50, है ना। तो अगर हम इसे सीक्वेंस में लगाएं तो हमारा जो है बेसिकली हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे भी हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट नहीं। ठीक है, तो हमें सही वाले बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आउट करने हैं। अब पहला ये कह रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर मच डिजायर्ड इन इंडिया। एब्सोल्युटली, एकदम सही है, ये नेसेसिटी है। और दूसरा कह रहा है कि बीपी जीवन रेड्डी कमेटी अपोज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। एंड हाँ, अगर देखा जाए तो जो ये जीवन रेड्डी कमेटी है, इन्होंने फेवर नहीं किया था फुल स्टेट फंडिंग को। एंड इन्होंने कंसर्न्स भी दिखाए थे, मिसयूज़ हो सकती हैं ये सब चीज़ें करके, तो ये भी ठीक है। एंड अगर हम तीसरा देखें कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी सपोर्टेड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस,
तो हाँ, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो 1998 में आई थी, इन्होंने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को सपोर्ट किया है एटलीस्ट, मतलब पार्शियली, ताकि इनका कहना था कि जो एक है लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने के लिए। तो ये भी ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नाउ हैव बीन एक्सेप्टेड बाय पार्लियामेंट। नहीं, देखो अभी भी क्या है कि वो पार्शियली इम्प्लीमेंटेड हैं बट फुली एक्सेप्टेड नहीं है, है ना? तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 1 2 3 जो ABC जो है बेसिकली वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी ऑन लोकल गवर्नमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमें कमेटीज दी हैं, हमें इनका बेसिकली ऑर्डर लिखना है ना? तो अशोक मेहता कमेटी जो है हमारी वो 1977 में आती है। LM सिंघवी जो है हमारी 1986 में आती है। और हमारी GV के राव जो है वो 1985 में आती है। PK थंगन कमेटी जो है हमारी वो 1989 में आती है। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो 1 3 2 4 हमारा ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं 2 और हमें इंडिकेट करना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो इन्होंने पहला जो स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइंड द क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द EC। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिफाइन करता है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं पे भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं करता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर के लिए। एंड ये जो है बेसिकली डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब वो जो लॉज बनाएंगे या कन्वेंशन जो चले आ रहे हैं उसके हिसाब से। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिफाइंड द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी डिफाइन नहीं करता है कि किस स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे हम इलेक्शन कमिश्नर को निकाल सकते हैं। हालांकि जो हमारे CEC होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है। और जो अदर नॉर्मल मतलब इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हम CEC की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी रिकमेंडेशन में रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे ना डिटेल्ड ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं या डिटेल ग्राउंड्स मेंशन नहीं करे गए हैं कि किस केस में आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं, किस में नहीं। तो हमारा पहला गलत है और हमारा दूसरा सही है। तो हमें इसमें इनकरेक्ट देखना था। तो तो यहाँ पे हमें जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो बेसिकली 1 है। ओके सॉरी, हमें इसमें क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर, है ना? हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो जो सेकंड है वो हमारा सही आंसर है क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था एंड दूसरा हमारा सही है। अब हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, ये क्या-क्या चीज़ें बेसिकली प्रोवाइड करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो ये जो है हमारा 1992 में आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है। इसका एम बेसिकली क्या रहा है हम देखते हैं, वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये देता है, डेफिनिटली देता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी ये देता है क्योंकि देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, इन सबको भी बनाया जाता है इसके अंडर में। तो ये भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिलती है। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन डेफिनिटली होता है, जैसे SC STs या वुमेन्स को रिजर्वेशन एंड ऑल, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है, ठीक है, हाँ, देखो लोकल बॉडीज़ को प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन दिया जाता है डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो डेफिनेटली हमारा चौथा भी है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 ऑल 4 बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया गया है और हमें चूज़ द करेक्ट वन। ओके, 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमसे कहा है कि जो भी सही है आप उसे चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि अ नो कॉन्फिडेंस मोशन डज नॉट इन्वॉल्व डिस्ग्रेस और imputation of moral turpitude but is only a disapproval of the government policy। हाँ, ये सही है कि देखो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर होगा
तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल टूल है ना? जिसको क्या है कि आपका लेजिस्लेचर जो है वो बेसिकली यूज़ करेंगे वहाँ पे लोग ये दिखाने को कि उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसमें। अब इससे क्या कहते हैं अब इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को लागू करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक चार्जेस नहीं चाहिए या फिर कुछ ऐसा उस पर्टिकुलर मिनिस्टर ने मोरली कुछ गलत नहीं किया होना चाहिए, है ना? तो ये सिंपली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ये दिखाएगा कि डिसअप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट है ये ना कि उसकी मोरालिटी या रेपुटेशन इन सब में कोई क्वेश्चन है। तो ये एकदम सही है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा। सेकंड देखते हैं एन इम्पीचमेंट मोशन विल प्रैक्टिकली अमाउंट टू बी रुइनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स पब्लिक करियर इफ पास्ड। डेफिनेटली ये एकदम सही है ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इम्पीचमेंट मोशन पास होता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में एंड उनको अगर ऑफिस से निकाल दिया जाता है तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो उनका पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल करियर जो है वो ख़त्म कर देगा और कहीं न कहीं जो स्टिग्मा वगैरह अटैच्ड होगा इस पूरी चीज़ से तो हाँ, तो उनका बेसिकली इन अ वे वो पब्लिक करियर ख़त्म हो जाएगा। तो या ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी मतलब पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को क्वासी फेडरल कहा था? ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार रिपीट होता है। तो केसी वेहरे जो हैं बेसिकली इसका राइट आंसर है एंड इनका कहना ये था कि अ, इंडिया का जो बेसिकली हमारा सिस्टम है, उसमें दोनों तरीके के फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें। फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, यूनिटरी फीचर भी मिलते हैं। मतलब आपके पास देखो डिवीज़न ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये सारे क्या हैं हमारे फेडरल ट्रेट हैं। बट इसके अलावा अगर हम देखें कि सेंट्रलाइज़्ड टेंडेंसी भी हैं, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे पास, है ना? स्ट्रॉन्ग सेंटर है। तो उनका कहना ये था कि हम मतलब जो इंडिया है बेसिकली वो क्वासी फेडरल है। मतलब ना तो वो प्योर फेडरल है, ना ही प्योर यूनिटरी है। तो ये स्टेटमेंट जो है केसी वेरे ने दिया है एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, पंचायती राज के ऊपर हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? ठीक है, पंचायती राज सेटअप में बेसिकली क्या सिस्टम रहता है वन बाय वन हम एक बार देख लेते हैं इसको। तो सिंगल टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल, नहीं। टू टायर सिस्टम एट द लोकल गवर्नमेंट विलेज, नहीं। फोर टायर सिस्टम, नहीं। थ्री टायर स्ट्रक्चर, डी जो है हमारा सही है। हमारा जो थ्री टायर सिस्टम होता है विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो देखो नॉर्मली क्या है कि थ्री टायर स्ट्रक्चर ही मतलब होता है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसमें ये दिया गया है हमें विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, फिर जो ब्लॉक लेवल या इंटरमीडिएट लेवल है उसमें पंचायत समिति होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा जिला परिषद होगा। तो ये बेसिकली क्या इंश्योर करेगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को एंड बट ऐसा है कि सारे स्टेट्स में ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं-कहीं पे जो बीच वाला हमारा इंटरमीडिएटरी वाला पार्ट है, वो ना हो, जो काफ़ी छोटे स्टेट हैं उन सब में। बट जनरली अगर देखा जाए तो थ्री टायर सिस्टम है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे हमें अलग-अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमें उनको बताना है और सारे ही स्टेटमेंट जो हैं वो वेलफेयर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि कौन-कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अब ये कह रहा है कि वेलफेयर, पहला स्टेटमेंट है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो हाँ, एकदम सही स्टेटमेंट है कि प्रोमिनेंटली अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही ये डेवलप हुआ था जब काफ़ी सोशल इश्यूज़ वगैरह की बात हो रही थी वहाँ पे। दूसरा ये है कि इट सॉट टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हाँ, ये इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आया था, जैसे अर्बन पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, है ना? लेबर्स को कैसे एक्सप्लॉइट कराया जाता है एंड ऑल। तीसरा है कि इट डील्स विद इश्यू ऑफ पॉवर्टी, सिकनेस एंड अदर सफरिंग्स। हाँ, ये भी है सही। चौथा है इट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ होस्ट ऑफ सोशल सर्विसेज टू पीपल। तो ये भी हमारा सही है एकदम। एंड फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्राइवेट सेक्टर हैज़ नो रोल इन वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये गलत है।
प्राइवेट सेक्टर हो गए या एनजीओज हो गए, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। असर्शन रीज़न है हमारे पास नेक्स्ट जो है, एंड इसमें हम देखते हैं, चलो एक-एक करके पहले असर्शन देखते हैं, फिर रीज़न, फिर देखते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। तो वेबेरियन फॉर्मूलेशन में ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द सिविल सर्विसेज। ठीक है, असर्शन ये कह रहा है। असर्शन एकदम ठीक है, क्योंकि जो मैक्स वेबर का फॉर्मूलेशन था उसमें वो क्या कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है एक आइडियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जिसमें हायरार्की होगी, रूल्स होंगे, स्पेशलाइजेशन होगा, है ना, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो ये काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल मॉडल है। बल्कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी ना प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो या ये दोनों एकदम अलग हैं और इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो असर्शन हमारा एकदम ठीक है। अब हम रीज़न देख लेते हैं अपना। रीज़न में कह रहे हैं कि वेबरेरियन फॉर्मूलेशन हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये भी एकदम ठीक है। जो वेबेरियन एनालिसिस है वो वैल्यू न्यूट्रलिटी पे बेस्ड है, एंड इसका बेसिकली एम क्या है कि ऑब्जेक्टिव या फिर साइंटिफिक स्टडी पे फोकस करना, एंड लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर कोई इन दोनों के बीच में रिलेशन बैठ रहा है या नहीं, तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो है क्या यहाँ पे कि देखो, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट इनका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो रीज़न है वो असर्शन को नहीं समझा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है कि द आइडिया ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अरोज इन मिड 50s। देख ठीक है, आई थिंक मिड 50s की जगह यहाँ पे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक 80s होना चाहिए यहाँ पे, 1980s। क्रिस्टोफर हुड इज़ वन ऑफ इट्स लीडिंग एक्सपोनेंट। क्रिस्टोफर हुड, हाँ, एनपीएम के जो हैं वो एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट हैं। एंड फिर उसके बाद ये है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर द एंटायर पब्लिक सेक्टर। एनपीएम जो है बेसिकली वो यूनिवर्सल तो नहीं है, तो ये इसकी एप्लीकेशन वेरी करेगा कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, तो गलत हो जाएगा ये। फिर देखते हैं कि इट इज़ अंडरपिन्ड बाय 3 ईज़। तो हाँ, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो ठीक है ये भी। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैक्स वेबर वाज प्रिकर्सर ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो मैक्स वेबर जो है ना, वो क्लासिक ब्यूरोक्रेसी को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये एनपीएम को नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली गलत है यहाँ पे। अब देखो इसके हिसाब से तो बी एंड डी होना चाहिए, और बी एंड डी किसी भी उसमें अकेले हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं इनके जो फ्रेमिंग में गलती है। अगर मान लो कि ये 1980s होता तो ये सही हो जाता, तो उस केस में हमारे पास ए बी डी होता, है ना, सॉरी, सी, ए सी डी होता, जो कि हमारा है यहाँ पे। बट नहीं नहीं, ए सी डी नहीं यार, ए, ये तो अभी कैंसिल करो। देखो हमारा बी, एक तो हमारा ये सही है, क्रिस्टोफर हुड वाला स्टेटमेंट, और दूसरा हमारा जो है ये 3 ईज वाला स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास क्लियरली जो है अभी बी एंड डी हैं। ओके, तो हमारे पास, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रेमिंग में क्वेश्चन की गलती है। एंड यहाँ पे जो 1950s दिया है इन्होंने, अगर ये मिड 1980s दिया होता तो ये भी हमारा सही हो जाता, तब उस केस में ए बी डी होता, बट तब भी इन्होंने ऑप्शन दिए नहीं है, तो ये क्वेश्चन में कुछ फ्रेमिंग में गलती है। बट जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए वो एकदम डेफिनेटली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ रियलाइजेशन है ऑफ द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है कि इन द 18th सेंचुरी जर्मन स्कॉलर फेल्ट इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांच ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी। ओके,
तो अगर हम देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ठीक है हमारा, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो इन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द गोल्स एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अब अगर हम देखें जो सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि इन द 18th सेंचुरी जर्मन स्कॉलर्स फेल्ट इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांच ऑफ एकेडमिक इंक्वायरी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 18 हाँ, अगर हम देखें कि 18th सेंचुरी में जर्मन स्कॉलर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था इस उसमें एंड उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो दोनों हमारे जो हैं वो सही हैं, दोनों स्टेटमेंट जो हैं हमारे सही हैं। क्योंकि पहला भी जो हमारा है पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी सही है और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होते हैं। अब इन्होंने हमें 5 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लाइंट फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन उसमें होता है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करते हैं वो सिटीजन्स की ज़रूरतों को, है ना, रिजिड प्रोसीजर्स को छोड़कर। एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो भी होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो मतलब प्योरली जो वैल्यू न्यूट्रल अप्रोचेस होती हैं उनको रिजेक्ट करते हैं, नॉर्मेटिव कंसर्न्स को भी इंक्लूड करते हैं। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो है वो भी है, क्योंकि देखो अगर रिजिड हायरार्की होगी तो फिर काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन चाहिए होगा। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग फॉर श्योर होगी, पार्टिसिपेशन हमें एनकरेज करना होगा, इंक्लूसिवनेस लानी होगी, तो ये भी ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, हाँ, हमें जो है अथॉरिटीज़ को लोअर लेवल पे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस हम बना सकें, तो ये भी ठीक है। तो इसका हमारा 1 2 3 4 5 मतलब सभी कुछ ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। ये जो है 1 2 3 4 5 ऑल। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि विच अमॉन्ग द हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डू नॉट सपोर्ट द इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसने इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं किया। तो अगर देखें कि देखो इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट करने वाले कौन कौन हैं हमारे, एक तो देखो एल डी वाइट हैं, ठीक है, ये करते हैं इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट, और ऊपर से एफ एम मार्क्स जो हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। ये नहीं करते हैं साइमन एंड गोलिक जो हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर होना चाहिए जो है ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है ना। जो हमारे साइमन एंड गलिक हैं वो बेसिकली मैनेजरियल व्यू को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे ये पोस्ट कॉप वगैरह की बात होती है। तो हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट हम देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारे एफ डब्ल्यू टेलर हैं, जिन्हें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहते हैं, तो इन्होंने हमें फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया है। इनका कहना बेसिकली ये था कि जो हम ट्रेडिशनली क्या होता है ना कि एक सिंगल पर्सन होगा जो मल्टीपल चीज़ें कर रहा होगा या मल्टीपल चीज़ों को सुपरवाइज कर रहा होगा, उसे हटा के ये कहना चाहते थे कि हर हमें क्या करना है कि ऐसे एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे ईच पर्सन जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मान लो कि प्लानिंग के लिए एक पर्सन है या फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक पर्सन है, तो इससे होगा क्या कि एफिशिएंसी एक तो आएगी देखो काम में, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, है ना, एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है। तो क्योंकि होगा क्या कि वर्कर्स जो हैं वो स्पेसिफिक गाइडेंस उन्हें मिलेगा एक्सपर्ट से, और अलग-अलग एरिया में उन्हें एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा। तो जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप है ये एफडब्ल्यू टेलर ने दिया है। अब 73 जो क्वेश्चन नंबर है वो कह रहा है कि द स्पॉइल सिस्टम बिकेम ए डोमिनेंट फीचर ऑफ अमेरिकन सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच प्रेसिडेंट। तो स्पॉइल सिस्टम जो है वो किस प्रेसिडेंट के टाइम में एक डोमिनेंट फीचर बन गया था अमेरिकन सिविल सर्विसेज का। तो स्पॉइल सिस्टम देख लेते हैं पहले होता क्या है। स्पॉइल सिस्टम जो है वो बेसिकली इसमें होगा क्या कि देखो आपकी ना पॉलिटिकल लॉयल्टी किधर है या आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो वो देखा जाएगा, ना कि मेरिट को। तो इससे होता क्या था कि करप्शन बढ़ेगा, देखो एफिशिएंट लोग नहीं आएंगे, है ना।
तो इस पूरे सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था, उसके बाद इन्होंने रिफ़ॉर्म करा एंड इसको फिर मेरिट बेस किया था। बट जो ये स्पॉइल सिस्टम है, जो पर्टिकुलरली जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट जैक्सन जो हैं हमारे, ऑप्शन नंबर डी, इनके टाइम में ये काफ़ी डोमिनेंट फीचर था। एंड परफॉर्मेंस बजट कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ? तो परफॉर्मेंस बजट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ हमारा 1968 में, ऑप्शन नंबर सी। और परफॉर्मेंस बजट में बेसिकली देखो, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए काम किए जाएंगे। तो इसमें हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, है ना। तो और ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा कि आउटपुट्स क्या निकल रहे हैं और रिजल्ट्स क्या हैं, है ना, और फाइनेंशियल एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो या तो ये हमारा जो था 1968 में परफॉर्मेंस बजट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिविल सर्विसेज दी हुई हैं और कहा है कि इनमें से कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि देखो, आर्टिकल 312 312 में इन चीज़ों की बात होती है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज की। तो अब इनमें से कौन सी जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? तो आईएएस जो है वो है, और हमारा जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, हालांकि इसको बाद में ऐड किया गया था, तो बट है ये भी। एंड आईपीएस भी हमारी क्या है, एक ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो हमारी जुडिशियल सर्विसेज जो है बेसिकली उसको प्रपोज किया गया है कि होनी चाहिए, बट अभी वो हुई नहीं है फाइनली। एंड फॉरेन सर्विसेज जो है ये एक सेंट्रल सर्विस है, ठीक है, ये सेंट्रल सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो 1 2 3 ए बी सी बेसिकली सही आंसर होगा, एंड सी ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से क्या यूपीएससी का कंसर्न नहीं है, मतलब क्या यूपीएससी का करना ज़िम्मेदारी नहीं है? तो देखो, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एंड डिसिप्लिनरी मैटर। तो देखो, रिक्रूटमेंट वाली जो प्रोसेस है वो करता है यूपीएससी, उसमें रोल है उनका। एंड प्रमोशन में भी है, डिसिप्लिनरी मैटर में भी रोल है। एंड देखो, बेसिकली है क्या ना कि मेनली तो वो रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना या गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि जैसे प्रमोशन या डिसिप्लिनरी एक्शन, इन सब चीज़ों में। एंड ये थोड़ा-सा एडवाइज़री रोल प्ले करेंगे कि फेयरनेस हो, मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो, इन सब चीज़ों में। हालाँकि जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज़ है ना, कि सच एज़ लाइक जो ग्रुपिंग होती है सर्विसेज़ की डिफरेंट कैटेगरीज़ में, ये हमारी गवर्नमेंट का काम है, मतलब एग्ज़ीक्यूटिव का काम है, यूपीएससी का काम नहीं है ये। तो ये यूपीएससी के फंक्शन में फॉल नहीं करता ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस जो है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत मतलब क्या नहीं है वो चुनना था, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द आंसर। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? तो हमें कई स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कौन-सा करेक्ट नहीं है, ठीक है? इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसके डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से अलाइन करती है। इट ब्रॉडन्स द एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट, हाँ, ये क्या कहते हैं, इसको ब्रॉडन कर देगी रिक्रूटमेंट के एरिया को। फ्रेश टैलेंट को लेके आएगी एंड न्यू ब्लड को लेके आएगी, ऑब्वियसली। वाइडेंस द एवेन्यू ऑफ प्रमोशन, नहीं। क्योंकि देखिए, मान लिया अगर फ्रेश लोग आएँगे, मतलब नए-नए लोगों को मौका मिलेगा, मतलब सबके लिए इक्वल ग्राउंड होगा, तो पुराने लोगों को ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि उनको प्रमोशन में बहुत हेल्प मिलेगी, है ना? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। तो जो ऑप्शन डी है हमारा कि इट वाइडन्स द एवेन्यूज़ ऑफ प्रमोशन, तो ये गलत है। हाँ, हालाँकि और करेगा क्या, ये लिमिट ही जो लगा देगा प्रमोशनल चांसेस में, जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनके। तो इसलिए हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब इसके हिसाब से हमारा डी जो है सही आंसर है, क्योंकि इसमें हमें इनकरेक्ट ही बताना था। उसके बाद देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन टू द रीजनल अरेंजमेंट इन द चार्टर ऑफ द यूएन। तो आर्टिकल्स हमें दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड हैं रीजनल अरेंजमेंट में यूएन के चार्टर से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो आर्टिकल 52 से 54 हैं, ये बेसिकली हमारे रीजनल अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं। एंड ये स्पेसिफिकली डील करते हैं रीजनल अरेंजमेंट से। एंड अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आर्टिकल 52 जो है हमारा, वो एनकरेज करेगा पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट्स का और रीजनल बॉडीज़ के थ्रू। एंड वहीं पे आर्टिकल 53 जो हमारा है, वो हमें एनफोर्समेंट एक्शन, मतलब वो बेसिकली अलाउ करेगा हमें एनफोर्समेंट एक्शन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑथराइजेशन के साथ। एंड आर्टिकल 54 में हमें बेसिकली ये ज़रूरत होगी कि हम सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म्ड रखें चीज़ों के बारे में। तो 52 से 54 जो है
ऐसे आर्टिकल हैं जो रीजनल अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड उसके बाद पावर इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मीन्स पावर ऑफ मैन ओवर माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, ये किसने कहा है? तो यहाँ पे हमें अलग अलग थिंकर्स दिए गए हैं, बट ये स्टेटमेंट जो है वो एक रियलिस्ट थिंकर का है, मॉर्गन थाउ। ये एक लीडिंग रियलिस्ट थिंकर हैं। इन्होंने कहा था कि जो पावर को ना इन्होंने बेसिकली डिफाइन किया है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, और इन्होंने कहा है कि पावर बेसिकली एक एबिलिटी होती है कि एक पर्सन कैसे दूसरे पर्सन के माइंड एंड एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तो इनका काफ़ी रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को ये चीज़ दिखा रही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका किस तरीके से रियलिस्ट पर्सपेक्टिव रहा है, जहाँ पे पावर जो है ना काफ़ी सेंट्रल होती है किसी भी स्टेट के बिहेवियर को समझने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलरली मॉर्गन थाउ ने दिया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? अब देखो हमें 4 चीज़ें दी है और कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट का एलिमेंट कौन सा नहीं है। पावर, पीस, वॉर एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर यूनिटी। देखो वॉर नेशनल इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होगा, ये एक मीन हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कभी-कभी अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए, बट कभी भी जो स्टेट है ना वो हमेशा एम करेगा पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, तो वॉर केवल एक टूल है जब अगर ज़रूरत पड़ती है तो। तो ये एलिमेंट नहीं है नेशनल इंटरेस्ट का, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि उसके अलावा देखो पावर भी चाहता है स्टेट, पीस भी चाहता है, प्रोटेक्शन चाहता है कल्चरल यूनिटी का, है ना? तो यहाँ पे जो है वॉर बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो नेशनल इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल प्लान जो है जिसको कोल्ड वॉर के टाइम पे लाया गया था, उसका बेसिकली क्या मतलब था, किस काम से वो आया था, ये पूछना चाह रहे हैं इसमें। वन बाय वन देख लेते हैं हम एक बार इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो पहला ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि रीबिल्ड थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज, नो। रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज, हाँ। रीबिल्डिंग इकोनॉमीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, नहीं। तो मार्शल प्लान ना बेसिकली 1947 में आया था, इसको यूरोपियन रिकवरी प्लान भी कहते हैं। तो इसको इनिशिएट किया था यूएस ने, एंड इनका मेन बेसिकली काम क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ है कि वॉर के कारण जो वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज़ हैं जो बेकार हो गई हैं, बेसिकली बिल्कुल वॉर टर्न हो गई हैं, तो उनको रिवाइव करना, उनको बेसिकली सपोर्ट करना। तो ये ना बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते थे, एंड ये भी चाहते थे एट द सेम टाइम कि कम्युनिज्म ना फैले, है ना? तो इसका जो हमारा मार्शल प्लान है, ये इसका मेन पर्पस था रिबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट समिट्स एंड कन्वेंशंस दिए गए हैं और हमें कहा है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो अगर हम एक-एक करके बात करें तो देखो रियो समिट जो है वो 1992 में हमारा आता है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा वो 1997 में आता है, कोपेनहेगन जो है हमारा 2009 में हुआ है, एंड बाली में जो कॉन्फ्रेंस है हमारी वो 2007 में हुई है। तो अगर देखा जाए तो 1, 2, 4 एंड 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनमें बहुत ज़्यादा लॉजिक एंड डिस्कशन का कुछ बात नहीं है, क्योंकि ईयर जो है तो है। और उसके अलावा हु होल्ड्स द डेट इंडियाज मॉरल वैल्यूज आल्सो प्रोवाइडेड द बेसिक फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि किसने ये स्टेटमेंट को कहा था इंडिया के बारे में, या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो अगर हम देखें तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये। ओके, मार्गरेट फिशर, राजीव सीकरी, ओके। तो मार्गरेट फिशर जो हैं वो इसका राइट आंसर हैं, एंड इन्होंने एग्जामाइन किया था इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक नॉर्मेटिव एंड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से, और उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ हाईलाइट करी थी कि यहाँ पे ना मोरल वैल्यूज़ और सिविलाइजेशन एथिक्स इन सब पे काफ़ी डीप रूटेड है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। एंड इन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि जो इंडिया की अप्रोच है ना वो बेसिकली केवल एक स्ट्रैटेजिक नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे आइडियल्स से वो गाइडेड है। जैसे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ये मार्गरेट फिशर ने दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट, ये एक और क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम फॉर पीस। तो एटम फॉर पीस जो है वो किसने दिया है एज अ डिसआर्मामेंट प्लान, है ना? तो
ये हमें यहाँ पे बताना है। हमें यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से हमें राइट आंसर चूज़ करना है। तो एटम ऑफ पीस जो है वो हमारा ड्वेट आइज़नहावर ने दिया है। ये यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं एंड 1953 की जो स्पीच है इनकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वहाँ पे इन्होंने प्रपोज़ किया था ये, है ना? और बेसिकली क्या है कि जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ना, इसका एम क्या था कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना एंड ये प्रिवेंट करना कि जो न्यूक्लियर एनर्जी मतलब या फिर न्यूक्लियर वाला जो पूरा एंगल है, ये बेसिकली मिसयूज़ ना हो मिलिट्री पर्पसेस के लिए। और इन्होंने एनकरेज किया इंटरनेशनल कॉपरेशन को न्यूक्लियर रिसर्च में एंड इस पूरी कारण फिर होता क्या है, जो हमारा आईएईए है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो हमारी है, बेसिकली उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो एटम्स फॉर पीस जो है एज अ डिसआर्ममेंट प्लान, आइजनहावर जो हैं उन्होंने इसकी बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पे हमें कहा है कि कौन से जो हैं टेररिज्म के टाइप हैं, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म एंड सब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। हाँ, देखो अगर हम टेररिज्म को क्लासिफाई करेंगे तो वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स या आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं, है ना? तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है कि रेवोल्यूशनरी एंड सब रेवोल्यूशनरी टेररिज्म मतलब क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, है ना? कि ये है, तो ठीक है, ये तो एकदम सही है। आइडियोलॉजिकल टेररिज्म, बायो टेररिज्म एंड इको टेररिज्म, तो ये भी एकदम ठीक है। आइडियोलॉजिकल टेररिज्म क्या है कि इसमें बिलीफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। बायो टेररिज्म जो है, इसमें यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स होंगे काफ़ी एंड इको टेररिज्म में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मोटिव होगा, तो ये भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो बोथ 1 एंड 2, है ना? तो ये दोनों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बोथ इन 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर। कोल्ड वॉर को सबसे पहले किसने यूज़ किया था कोल्ड वॉर टर्म को? ये इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो बर्नार्ड बरूच है। ऑप्शन नंबर सी जो है। तो इन्होंने अपनी जो स्पीच है ना 1947 में उसको उसमें इस चीज़ का बेसिकली मेंशन किया था। तो इनका कहना था कि जो वॉर के बाद ना यूएस एंड सोवियत यूनियन के रिलेशंस थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसको बेसिकली दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं इस टर्म का यूज़ किया, जहाँ पे क्योंकि क्या था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हो क्या रहा था कि मिलिट्री का यूज़ किए बिना हम आइडियोलॉजिकल वॉर थी ना वो एक तरीके से, तो तब इन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ किया था। एंड हालाँकि जो एक वॉल्टर लिपमैन करके हैं, उन्होंने काफ़ी पॉपुलर किया इस टर्म को, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है कोल्ड वॉर का टर्म जो है वो बर्नार्ड बरूच ने यूज़ किया था। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कोलंबो एग्रीमेंट जो है 1962 में किस चीज़ से रिलेटेड है जो ये हुआ था। तो कोलंबो एग्रीमेंट 1962 जो है, ये इसमें हुआ क्या था कि से जो 6 अलग-अलग नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़ थी ना, जैसे श्रीलंका हो गया, है ना? घाना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस टाइप से मतलब 6 कंट्रीज़ थी, तो उन्होंने मीडिएट किया इंडिया-चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो था एंड 1962 में हमारी जो वॉर हुई थी, उसके बाद बेसिकली ये एग्रीमेंट हुआ था। तो इसका एम यही था कि पीसफुल सेटलमेंट हो एंड जैसे सीज़ फायर लाइन और विथड्रॉल और फोर्सेस इन सब के बारे में बात करी गई इसमें। हालाँकि चाइना बहुत ज़्यादा एग्री नहीं किया इस पे या बहुत ज़्यादा उसने एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट ये एक एफर्ट था न्यूट्रल कंट्रीज़ के द्वारा, है ना? टेंशन्स को कम करने के लिए एंड एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन देने के लिए। तो ये इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट से ये रिलेटेड है। हालाँकि नाम से कई बार कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि श्रीलंका इसमें कहीं न कहीं कंसर्न होगा, बट वो इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड है इसमें। इसके बाद हम 88 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म पेरिस्ट्रोकिया एंड ग्लासनोड फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, तो इन्होंने कहा है कि ये जो टर्म है बेसिकली वो किसने कॉइन किए हैं, है ना? तो जो हमारा टर्म है पेरिस्ट्रोकिया, इसका मतलब होता है बेसिकली रीस्ट्रक्चर करना। तो इसको माइकल गोर्बाचेव जो हैं, इन्होंने मतलब पॉपुलराइज़ किया था एंड ये जो थे सोवियत यूनियन के लीडर थे लाइक अराउंड मिड एट 1980s के आसपास में, है ना? तो इसमें करा क्या गया कि सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे गए थे, जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो सोवियत सिस्टम है ना, वो काफ़ी स्टैग्नेंट हो गया था, मतलब एक जगह पे अटक सा गया था, तो उसको रिवाइटलाइज़ करना चाहते थे ये लोग, है ना? और इसके साथ एक क्या था ग्लासनॉट, ग्लासनॉट का मतलब होता है कि ओपननेस, है ना? तो पेरेस्ट्रोकिया जो था ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कंट्रोल इन सब पे बात करता था एंड हमारा ग्लासनोट दूसरी चीज़ हो गया, ठीक है?
तो पेरेस्ट्रोकिया एंड ग्लासनोस्ट जो हैं ये बेसिकली गोर्बाचेव से रिलेटेड है। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिस्क्राइब द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एज एन इंटरनेशनल होक्स। तो यहाँ से इनके कहने का मतलब क्या था, जो लीडर थे हमारे गद्दाफी, तो गद्दाफी जो थे बेसिकली लीबिया जो है उसके लीडर हैं, एंड इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को और इंटरनेशनल होक्स कहा इसको। और इन्होंने बेसिकली इनका कहना ये था कि जो बहुत सारी नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़ हैं भी ना, वो कहीं न कहीं फिर भी क्या है कि या तो यूएसए या फिर यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, है ना? या तो यूएसए या यूएसएसआर से वो क्या हो रही हैं, इन्फ्लुएंस हो रही हैं कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो उनके कहने का मतलब ये बेसिकली ये कहना चाहते थे कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो कहीं न कहीं फेल हो रहा है एक जेन्युइन इंडिपेंडेंस क्रिएट करने में। तो इसीलिए क्रिटिसिज़्म के तौर पे इन्होंने कहा था कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो एक इंटरनेशनल होक्स है। गद्दाफी जो हैं जो उनका स्टेटमेंट है ये। अब इसके बाद नया अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? पहला स्टेटमेंट है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में है ये दोनों स्टेटमेंट। एंड पहला स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड ब्रिज बिटवीन पावर ब्लॉक्स। परफेक्ट, एकदम सही स्टेटमेंट है। इट अपोजेस इंपीरियलिज्म, रेसिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। ये भी एकदम ठीक है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ना हमेशा से ही पीस हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो गई, ये सब हमेशा दिखेंगे इसमें आपको। पंचशील वाला कॉन्सेप्ट है या नॉन अलाइनमेंट है, तो ये सब इंक्लूड है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। एंड कहीं न कहीं हमारा ये भी एम रहा है फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कि हम एक ब्रिज का काम करें पावर ब्लॉक्स के बीच में, है ना? कोल्ड वॉर के टाइम पे, ताकि हम एक अलाइन कर सकें चीज़ों को। और हमेशा से ही इंडिया ने क्या करा है कि इंपीरियलिज़्म हो गया, कॉलोनियलिज़्म हो गया या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन सबको इनके हमेशा से अगेंस्ट में ही बोला है, कभी इन्हें सपोर्ट नहीं किया है ना? और तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है एकदम परफेक्टली ठीक हैं, तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ऑप्शन जो ए है हमारा वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मनरेगा के बारे में है। एंड यहाँ पे हमें अलग-अलग स्टेटमेंट दिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि बेसिकली कौन-सा स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन-सा गलत है। तो हम देखते हैं कि अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया आई गेस ये। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन बॉडी वाज फॉर्म्ड इन 1964। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट बॉडीज़ दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो 1964 में फॉर्म करी गई थी। तो 1964 का इन्होंने पूछा है, तो सीवीसी जो है वो 1964 में हमारी फॉर्म करी गई है। वहीं पे एआरसी जो है हमारा 1966 में हुआ है। और अगर हम सीबीआई की बात करें तो 1963, ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो 1993। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सीवीसी जो है वो 1964 में फॉर्म किया गया है। 92 क्वेश्चन जो है ये है हमारा मनरेगा के बारे में। डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और हमें देखना है कि कौन सा सही है। ये 2016 इन्होंने लिखा है कि 2005 में ये पास हुआ। एंड नहीं, इन्होंने क्या लिखा है कि 2000 इट वाज पास्ड इन 2005, सॉरी 6। तो नहीं, ये बट ये 2005 में पास हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। इट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन 2006 ओनली। तो 2006 में इसको लाया गया, इसमें ये चीज़ लिखा है, तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली इसका स्टार्ट देखो 2006 से हो गया था, बट ओनली जो इन्होंने लिखा है वो गलत हो रहा है, तो नहीं। इट वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इनिशियली क्या है कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको इनिशिएट किया गया। तो ये जो है बेसिकली ये चीज़ एकदम गलत है, क्योंकि इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में करा गया था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 100 डेज़ ऑफ वर्क जो है ये कह रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो कह रहा है कि 100 डेज़ ऑफ वर्क देता है पर रूरल हाउस होल्ड। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाँ, ये सही है कि 100 डेज़ ऑफ वर्क वाला जो स्टेटमेंट है, ये एकदम सही है। और इसका जो हमारा एम है वो पॉवर्टी को बेसिकली हटाना है रूरल एरिया से। तो हाँ, इसका कहीं न कहीं अगर एम देखा जाए तो पॉवर्टी को हटाना रहा है, तो हमारा जो ये है, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। तो कहाँ गया हमारा? या
तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। एंड तो इसलिए हमारे पास क्या क्या सही बचा है, डी एंड ई। ठीक है, डी एंड ई। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से इनके क्वेश्चन की फ्रेमिंग में गलती है, तो फिर से हमें देखना ये पड़ेगा कि क्या कहते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस ऑप्शंस फ्रेम होने चाहिए थे ताकि हम उसको कर सकें, है ना। बट यहाँ पे सिंस हो नहीं रहा है तो हम लोग सिंस ये सोच लेंगे कि ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना कि हमारा डी ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी देखो पास इन्होंने लिखा है कि 2006 में हुआ, तो वो सितंबर 2005 में पास हुआ था, है ना, तो पहला एकदम गलत है। और उसको फोर्स में 2006 में लाया गया, तो इनिशियली देखो उसको, है ना, मतलब शुरू तब से किया गया था, बट ऐसा नहीं था कि मतलब तब ही हुआ केबल वाला। एंड 100 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुआ था ये, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था। तो यहाँ पे केवल डी और ई हमारा सही है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है कि गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिव सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट वेर एम्फेसाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑफ। तो गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटिव सिविल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट को वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट में एम्फेसाइज किया गया था? तो इसका आंसर हमारा है 1992 की जो हमारी रिपोर्ट रही है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 1992 की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रही है, जिसका गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो थी बेसिकली, तो उसमें फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से इफ़ेक्टिव गवर्नेंस जो है वो बेसिकली एसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी को हटाने में। एंड हाँ, तो इस हिसाब से हमारा 1992 जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम देखें कि कौन सी कमेटी जो है उसने रिकमेंड किया ONM ऑर्गेनाइजेशंस को लाने के लिए इंडिया में। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कमिटीज़ दी हैं, बट इसका सही आंसर जो है वो है द एप्लेबी कमेटी। तो पॉल एप्लेबी ने ना जो अपनी रिपोर्ट दी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, तो उसमें उन्होंने कहा कि अ, हमें ना एफिशिएंसी लाने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स, ये जो OM लिखा है इन्होंने, इसको इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड डिवीजन होना चाहिए, ताकि उससे होगा क्या कि जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं बेसिकली वो स्ट्रीमलाइन हो सकें। तो इसका पूरा जो एम था ना ये चीज़ करने का, तो वो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना या फिर जो डिले होती है उनको कम करना, एंड जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मॉडर्न करना था। तो द एप्लेबी कमेटी ने ONM ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली रिकमेंड किया कि इनको बनाना चाहिए हमें। एंड उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ इन इंडिया। म्यूनिसिपैलिटी का क्या क्या फंक्शन रहता है, तो देख लेते हैं। इसमें ये देखो म्यूनिसिपैलिटी जो है हमारी 12th शेड्यूल के अंदर आती हैं, है ना। तो अब इनके फंक्शन में इन्होंने कहा है कि रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़ एंड प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। हाँ, तो ये भी उसके फंक्शन के अंदर आता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड रनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो ये भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट सही है। वो कहीं ना कहीं किसी किसी केसेस में हैं जहाँ पे वो सपोर्ट करती हैं, रेगुलेट करती हैं लोकल इंडस्ट्री को एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो इसलिए दोनों ही जो स्टेटमेंट है हमारे सही हैं। तो बोथ 1 एंड 2 जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम अगर देखें अगला क्वेश्चन, एम्पेरिकल मोड ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हमारी एम्पेरिकल मोड ऑफ कंपैरेटिव रिसर्च जो है, ये किस कंपैरेटिव अप्रोच के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो कहीं न कहीं अगर ये लिखा है कि देखो एम्पिरिकल मोड, तो सीधी-सी बात आ जाती है कि बिहेवियरलिज़्म यहाँ पे आएगा, है ना? क्योंकि बिहेवियरलिज़्म अप्रोच जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ना एम्पिरिकल मेथड ऑफ रिसर्च को इंट्रोड्यूस करती है एंड एम्फसाइज़ बेसिकली ये इस चीज़ पे करते हैं कि ऑब्जर्वेशन हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया या साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना हो गया। तो हाँ, तो यहाँ पे हमारा बिहेवियरलिज़्म इज़ द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कैडर पार्टी वाज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो मॉडर्न कैडर पार्टी जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस थिंकर ने दिया गया है, बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है। तो रोड
रूट कोल्हे की जगह आई थिंक इट शुड बी रूट कोके, या रूट। सो ऑप्शन नंबर ए, रूट कोके जो हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने मॉडर्न कैडेट पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये बेसिकली इलीट फोकस्ड होती हैं, लूजली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड या तो इन्होंने क्या कहते हैं, हमारे जो रूट कोके हैं इन्होंने मॉडर्न कैडर पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, डेविड ईस्टर्न पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड ईस्टर्न का कॉन्सेप्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। सो डेविड ईस्टर्न का जो कॉन्सेप्ट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहाँ से डिराइव किया गया है ओरिजिनली, किस डिसिप्लिन से। तो अगर हम इसकी बात करें तो डेविड ईस्टर्न का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली बायोलॉजिकल साइंसेस से हमने डिराइव किया गया है, जहाँ पे हम, होता क्या है कि जहाँ पे हम सिस्टम को समझने के लिए टर्म्स ऑफ सर्वाइवल हो गया, एडेप्टेशन हो गया, मेंटेनेंस, इन सब की बातें करते हैं, इन सबको समझते हैं। एंड ईस्टर्न ने जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा था। तो उनका कहना बेसिकली ये था कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी क्या करना चाहिए कि अडेप्ट करना चाहिए अपने आसपास के इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ सर्वाइव करने के लिए। तो जैसे कॉन्सेप्ट उन्होंने जो दिए कि इनपुट आउटपुट या फीडबैक, इक्विलिब्रियम, इन सब का, तो ये बायोलॉजिकल एनालॉजीज जो हैं उनको बेसिकली कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। तो ये जो है बायोलॉजिकल साइंस से उन्होंने लिया है, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलिस्ट इंस्पायर्ड गैब्रियल आमंड्स वर्क ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। तो इनमें से कौन से थिंकर हैं, कौन से सोशलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इंस्पायर किया गैब्रियल आमंड के वर्क को स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस में। तो हमें अलग अलग थिंकर्स यहाँ पे दिए हैं, बट इसका राइट आंसर जो है वो टेलकोट पार्सन है। तो जो गैब्रियल आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है वो काफ़ी हैविली इन्फ्लुएंस्ड है टेलकोट पार्सन से। एंड बेसिकली पार्सन करते क्या हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं जो बेसिकली एक्सप्लेन करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करते हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आमंड ना बेसिकली ये आइडिया को अडॉप्ट करता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, और स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात जैसे वो करते हैं, रूल मेकिंग की। तो ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है ना, ये हेल्प करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम को सिस्टमेटिकली हमें समझने में, एनालाइज करने में। तो हमारे जो आमंड हैं उन्होंने टेलकोट पार्सन से काफ़ी मतलब वो इंस्पायर हुए हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर ऑफ पावर। इनमें से क्या है जो पावर का फीचर नहीं है। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि इसमें लिखा है दिस इज अ मैनेजरियल राइट। हाँ, क्योंकि देखो पावर बेसिकली अथॉरिटी है, तो मैनेजरियल राइट है ना, जो सुपीरियर असाइन करेगा बेसिकली अपने जूनियर को, मतलब काम असाइन करेगा। एंड डेलीगेटेड, इट इज़ ऑलवेज डेलीगेटेड बिलो जो लिखा है ये प्रॉब्लमेटिक है। जब देखो ऑनली ऑलवेज ये लग जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें रुक जाना चाहिए। तो अभी हम अगले स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ डेलीगेटेड फ्रॉम द अबव। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि uh, अब देखते हैं एक बार अगला स्टेटमेंट में, दिस इज राइट टू असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट। हाँ, तो देखो अब क्या है कि जनरली डेलीगेट तो करी जाती है हायर लेवल से लोअर लोअर लेवल पे, बट ऐसे हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। तो ये ऑलवेज लगा देने से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है यहीं पे ही। और क्योंकि कई बार ना क्या रहता है कि कई अथॉरिटी कई बार सेंट्रलाइज भी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही हमेशा नीचे डेलीगेट होगी, बट जनरली होती है। और इसलिए हमें ये कह देना कि ऑलवेज डेलीगेटेड बिलो, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एंड पावर ऑब्वियसली ये चीज़ को इंक्लूड करेगा कि राइट टू असाइन टास्क हो, है ना। तो ताकि क्या है कि जो सीनियर है वो जूनियर को असाइन कर सके टास्क। तो ये डी स्टेटमेंट भी सही है। इसमें केवल एक स्टेटमेंट जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन्होंने ऑलवेज लिख दिया है यहाँ पे, तो इस कारण ये गलत हो गया। एंड दैट इज़ ऑल। इसमें 100 क्वेश्चन थे, 31 से 100 तक वो हमने कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसी तरीके से हम अगले दूसरे जो एग्ज़ाम्स के पेपर हैं या यूपीएचएससी या यूपीपीएससी के जो पेपर हैं दूसरे, उन्हें भी सॉल्व करते रहेंगे।